दीवान वजारत अथवा वजीर के विभाग की आधुनिक संरचना धीरे धीरे विकसित हुई। अब्बासी युग में भी एक मुशर्रिफ नामक अधिकारी व्यय के मत पर निगरानी रखता था। इसके अतिरिक्त दो अन्य अधिकारी, मुस्तौफ़ी जो शायद आय का प्रभारी था एवं कोषाध्यक्ष भी था। ये पद भारत में इल्तुतमिश के शासनकाल में कायम रहे। इल्तुतमिश ने वजीर को उसके बाहरी कार्यों में राहत पहुंचाने के लिए एक नायब नियुक्त किया। बलबन के शासनकाल में सेना की देखरेख के लिए आरज ममालिक की नियुक्ति के परिणामस्वरूप वजीर के विभाग का राजस्व विभाग के रूप में महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया। तुगलकों के उदय तक वजीर राजस्व प्रशासन का प्रधान नहीं था। इसके बावजूद उस सैन्य युग में वजीर समेत किसी भी अमीर से आवश्यकता पड़ने पर किसी सैनिक अभियान का नेतृत्व करने में सक्षम रहने की अपेक्षा की जाती थी। इस प्रकार धार्मिक न्यायिक अधिकारियों के मामलों को छोड़कर सैनिक और राजस्व संबंधित कार्यों के बीच में कोई स्पष्ट अंतर नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दोआब को प्रत्यक्ष शासन खालिसा के तहत लाए जाने के बाद राजस्व विभाग का तेज़ी से विस्तार हुआ और सैकड़ों आमिल और मुशर्रिफ आदि नियुक्त किए गए। उनको नियंत्रित करने के लिए दीवान मुस्तखराज नामक एक नया विभाग बनाया गया। आमिलों से हिसाब लेने और बकाया वसूल करने के लिए इसके द्वारा अक्सर बढ़ती हुई सख्ती के कारण यह विभाग बदनाम हो गया। लगता है कि अलाउद्दीन मृत्यु के बाद इस विभाग का अंत कर दिया गया, किंतु आमिलों का अस्तित्व बना रहा और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में नया स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया गया। अब वे कृषि विभाग के साथ संबद्ध हो गए। अंत एक पृथक अमीर की अध्यक्षता में दीवान कोही नामक विभाग गठित किया गया। जैसे कि हमने देखा है कि यह विभाग यूसुफ और इसे भी समाप्त कर दिया गया। फिरोज तुगलक के शासनकाल में राजस्व विभाग की संरचना पूर्ण रूप से विकसित हुई। मुशर्रिफ और मुस्तौफ़ी के कार्यों को स्पष्ट रूप से अलग किया गया। मुशर्रिफ को मुख्य रूप से आय का प्रभारी बना दिया गया, जबकि मुस्तौफ़ी को व्यय का। मुख्य मुशर्रिफ और मुख्य मुस्तौफ़ी उच्चाधिकारी थे जो सीधे सुल्तान के द्वारा नियुक्त होते थे, किंतु ये वजीर के अंतर्गत कार्य करते थे। नियंत्रण संतुलन की यह व्यवस्था वजीर को नहीं भाती थी और सुल्तान को कभी कभी हस्तक्षेप और मध्यस्थता करनी ही पड़ती। फिरोज ने एक नया पृथक अधिकारी के अधीन दास विभाग तथा सुल्तान की प्रत्यक्ष आय हेतु एक पृथक इमलाक विभाग का भी गठन किया। दीवान आरिज। दीवान आरिज का विशेष दायित्व सैनिकों की भर्ती करना, उन्हें सुसज्जित करना, उन्हें वेतन देना था। सेना का प्रधान आरिज मालिक नहीं था, स्वयं सुल्तान होता था, किंतु आरिज निश्चित रूप से अग्रणी अमीर और योद्धा होता था। आरिजों को सैनिकों का मित्र और शुभेच्छु उनमें पुत्र की भांति उनकी देखभाल करने के लिए कहा जाता था। आरिज का पद अब्बासी शासनकाल में था और सियासतनामा में इसका उल्लेख मिलता है। संभवतः इल्तुतमिश के शासनकाल में भी इसका अस्तित्व था, क्योंकि बर्नी ने लिखा है कि अहमद अयाज रावत अर्ज था, जिसे बलबन ने आरिज ममालिक पर नियुक्त किया था और शमसी शासकों के अंतर्गत 30 वर्षों तक इस पद पर बना रहा। अहमद अयाज का महत्व इतना अधिक बढ़ गया था कि उसने घोषणा करी कि यहाँ सब एकत्रित हुए लोग सुन लें, शासन और प्रशासन का मुख्य रक्षक और संबल मैं हूँ। तथापि अलाउद्दीन के शासनकाल में ही घोड़े दागने की प्रथा की शुरुआत इस विभाग की कार्यविधि को उचित ढंग से व्यवस्थित करने के लिए की गई। डाक प्रथा के द्वारा ये सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई कि घटिया घोड़े पेश न की जाएँ, क्योंकि कुशल और सक्षम घुड़सवार सेना पर तुर्क शासकों का अस्तित्व टिका हुआ। देख चुके हैं कि किस प्रकार अलाउद्दीन ने ये सुनिश्चित करने के लिए बाजार नियंत्रण का सहारा लिया कि राज्य को निर्धारित उचित मूल्यों पर उच्च दर्जे के घोड़े उपलब्ध होते हैं। उसने सैनिकों का विवरण पत्र चेहरा लेने की प्रथा भी शुरू करी, ताकि सेवकों या अन्य अप्रशिक्षित अविश्वसनीय व्यक्तियों को हाजिरी कर नकली वेतन ना ली जाए। यह प्रथा फिरोज तुगलक के शासनकाल में भी जारी रही, किंतु सभी प्रकार के छल प्रपंच के विरुद्ध गारंटी नहीं थी। फिरोज ने महसूस किया कि उसने एक सोने का सिक्का दिया ताकि अपने घटिया घोड़े को पास कराने के लिए संबद्ध लिपिक को रिश्वत दे सके। मीर हाजिर या शाही घुड़साल का अधीक्षक रजिया के शासनकाल में इस पर मलिक याकूब था। दरोगाई पी शाही हाथियों का प्रभारी आरिज के पद पर इसमें महत्वपूर्ण अधिकारी माने जाते थे।
उनसे हमें मदों की, अधिकारियों के, अमीरों के विवरण प्राप्त नहीं होता। हमें ज्ञात नहीं होता कि सेना की भर्ती का सुरक्षित तरीका क्या था, सैनिकों को किस प्रकार प्रशिक्षण दिया जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में इब्न बतूता के साथ जब कोई व्यक्ति सुल्तान के हकीम की सेना में भर्ती होना चाहता था, उसे विभिन्न प्रकार के कठोर धनुष देकर उसकी ताकत की जांच की जाती थी। यदि वह घुड़सवार सिपाही के रूप में शामिल होना चाहता था, उसे अपने भाले से निर्धारित लक्ष्य को साधना होता था। सरपट दौड़ते हुए घोड़े की पीठ पर बैठे हुए जमीन पर से अपने भाले से एक छल्ला उठाना पड़ता था। एक घुड़सवार तीरंदाज को अपने घोड़े को सर पर दौड़ाते हुए जमीन पर पड़े एक बंदूक गेंद पर निशाना लगाता था। निश्चय ही आमतौर पर यही तरीका अपनाया जाता होगा, क्योंकि उपयुक्त प्रशिक्षण बढ़ती के बाद भी जारी रखना होता था। लगता है केंद्रीय बल भी था, जिसका एक भाग शाही अंगरक्षक था। इस बल की शक्ति के बारे में ठीक ठाक तो नहीं पता। ये कहा जाता है कि अलाउद्दीन की सेना में 3 लाख से अधिक सैनिक थे। मोहम्मद बिन तुगलक की सेना उससे भी बड़ी थी। ऐसा संभव नहीं हो सकता कि पूरी सेना दिल्ली में ही रही हो। बड़े बड़े क्षेत्रों को प्रशासित करने वाले इक़्तिदार स्पष्ट अपने लिए अलग से सेना रखते थे। सरदारों की भी अपनी अलग से सेनाएँ होती थी। आवश्यकता पड़ने पर इन दोनों ही सेना को शाही प्रचालन के तले लाया जा सकता है। जब बलबन बंगाल के सैन्य अभियान के लिए चला, तो पूर्वी भागों के हिंदू सरदारों को अपनी अपनी सेनाओं के साथ सुल्तान के साथ चलने को कहा गया। इस प्रकार बलबन इस इलाके से 2 लाख लोगों की भर्ती कर अतिरिक्त सेना तैयार करी। मंगोलों के उदय के पश्चात पश्चिम एशिया से संबंध विच्छेद होने के कारण तुर्की शासकों को अपनी सेनाओं के लिए भारतीय मुसलमानों और अफगानों पर अधिक निर्भर होना पड़ा। परिणामस्वरूप तुर्क शासकों की सेना का चरित्र मिश्रित था। उसमें मूल तुर्क सैनिकों के वंशज, अफगानी, हिंदुस्तानी, भारतीय मुसलमान, हिंदू सरदारों के सैनिक आदि शामिल थे। इस विशाल सेना को वेतन देना एक अत्यंत कठिन कार्य था। किसानों से भूराजस्व वसूलने के अतिरिक्त निकटवर्ती राज्यों को लूटना एक काल परीक्षित दस्तूर था, तो जिसे तुर्कों ने भी अपनाया, किंतु उसे जिहाद या धर्म युद्ध का नाम दिया। अलाउद्दीन खिलजी के समय से सैनिकों के वेतन नगद भुगतान में होने लगा। एक घोड़े वाले सैनिक का वेतन अलाउद्दीन खिलजी का 238 टंके का वेतन तुलनात्मक रूप से कम था। बाद में वेतन की राशि क्या थी, इस संबंध में जानकारी नहीं मिली। स्पष्टता इस प्रकार केंद्रीय बल की क्षमता, कुशलता, वफादारी से दिल्ली सल्तनत की स्थायित्व प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार आर्यज एक महत्वपूर्ण अधिकारी था, जिसके कारण वजीर की शक्तियों में कमी आई। फलत बाद में जो भी वजीर बना, उसे शक्तिशाली सैनिक नेता में नहीं बन पाया और अपने सिंहासन पर अपने पसंद के व्यक्ति को भी नहीं बैठा पाया। यह स्थिति तब आई जब फिरोज की मृत्यु के बाद तैमूर के आक्रमण परस्पर संघारक युद्ध में प्रशासन तंत्र में गतिरोध आ गया।